बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्यूएयू में एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए जो फॉल 2017 का फिर उसके बाद 2018 का एंड देन हमने बहुत से प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस कर लिया अब तक, ठीक है। तो अब जो हम पेपर डिस्कस करें वो स्प्रिंग 2020 के इसके फर्स्ट 15 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका जो एमसीक्यू नंबर 16 है उससे स्टार्ट लेते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 16 है four identical point charges Q are placed at four corners of a square of side A. The potential energy of the charge system is. अब यहाँ पर हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, ए। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास इक्वल होगी यू, जो कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इस इक्वल टू यू वन टू, पहले हम लोगों ने चार्ज वन की वजह से लिखनी है, ठीक है। अब चार्ज वन और चार्ज टू के दरमियान हमने लिखी, ठीक है, प्लस। अब हम वन और थ्री के लिए लिखेंगे यू वन थ्री, ठीक है, प्लस। फिर हम वन फोर के लिए लिखेंगे यू वन फोर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अब चार्ज टू के लिए, तो यू, अब यहाँ पर हम टू वन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वन टू लिख चुके हैं। तो इस तरह से जो सेम टर्म्स होती हैं उनको हम टू टाइम्स नहीं लिखते, हम उनको एक ही दफा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम यू टू वन नहीं लिखेंगे, ठीक है। यू टू थ्री प्लस यू टू फोर, ठीक है। अब हम चार्ज थ्री के लिए लिखेंगे, तो वो हमारे पास होगी यू, अब हम यहाँ पर थ्री वन भी नहीं लिखेंगे, थ्री टू भी नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे थ्री फोर, ठीक है। और अगर हम यू फोर के लिए देखें तो वो होती है फोर वन, हम ऑलरेडी वन फोर लिख चुके हैं, ठीक है। फिर फोर टू, और हम ऑलरेडी टू फोर लिख चुके हैं, ठीक है। देन फोर थ्री, और हम ऑलरेडी थ्री फोर लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक्स टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, वो अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले हम लोग वन टू के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, के। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम लोग वन टू के लिए लिखेंगे तो चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू वन और क्यू टू। अब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, बिकॉज क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज ए, प्लस। जब हम यू वन थ्री के लिए लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओवर। अब यहाँ पर जो Q1 और Q3 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैथागोरस थ्योरम यूज करके इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी, यानी वन और थ्री के दरमियान का जो यहाँ पर डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट टू ए। लाइकवाइज हम अदर्स के लिए लिखते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो सेम टर्म्स है हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये जो टर्म है के क्यू स्क्वायर ओवर ए, एक ये वाली टर्म, ठीक है। वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर हमारे पास सेम टर्म्स हैं। इन फोर को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर के क्यू स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। लाइकवाइज अब ये दो टर्म्स हमारे पास सेम है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू क्यू, टू के क्यू स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट टू ए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें से हम टू के क्यू स्क्वायर ओवर ए कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से, ठीक है। तो अंदर हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा टू प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट टू, यानी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए। Next, a charged particle moves with velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle is, ये आपका बहुत ही सिंपल एफएससी लेवल का एमसीक्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फोर्स बतानी है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, जो क्या है कि जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल। तो हमें पता है कि अगर बी और वी पैरेलल हों, ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें चूंकि साइन की टर्म देता है, ठीक है। तो साइन जीरो पे आपके पास क्या होता है, जीरो, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी अगर बी और वी पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर वन।
अब यहाँ पर ना जो फिगर 1 है वो आपको एंड ऑफ द पेपर दी गई है, दिस इज योर फिगर 1, ठीक है, इस फिगर को हमने कंसीडर करना है, ओके। Each of the 5 resistors has resistance R and each of the 5 capacitors has capacitance C. The internal resistance of the battery is negligible. अब यहाँ पर हमने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है ना, तो टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टॉ इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर है दिस इज बेसिकली आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस और ये जो यहाँ पर अब कैपेसिटेंस है दैट इज सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले हम जो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट है इनकी हम लोग वैल्यूज डिटरमिन करेंगे इस फिगर से, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर करते हैं कि अब आप देखें यहाँ पर आपके पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं और वो 5 के सीरीज में। तो सीरीज के केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके पास ये जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं दे आर इक्वल टू आर, मींस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो जब हम इन सब रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा 5R के, ठीक है। लाइकवाइज अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इक्वल आ जाएगी 5C के, ठीक है। तो अब देखें 5R इंटू 5C, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लें तो वो क्या आ जाएगा 25RC एंड दिस इज और टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी 25RC, ठीक है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशंस इम्प्लाई दैट देयर आर नो मैग्नेटिक पोल्स। तो बेसिकली हमारे पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है कि ये हमें बताती है देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। इस MCQ को आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओरिएंटेड इन द एक्स डायरेक्शन इन एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्स डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। अ क्यूब ऑफ एच लेंथ इज प्लेस्ड इन द फील्ड ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर 2। अब यहाँ पर ये आपको फिगर 2 में गिवन है, ठीक है, दिस इज और फिगर 2। अब इसमें ये जो आपके पास है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब चूंकि इमेज यहाँ पर ब्लर है इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और ये हमने एक क्यूब रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब इज, अब हमने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो अब आप देखें कि क्यूब की हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो डॉट हमें क्या देता है कॉस ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम लोग ये वाली साइड कंसीडर करें, ठीक है, दिस इसको हम अपनी फर्स्ट साइड कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 साइड्स होती है तो हम हर साइड के लिए देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट साइड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल आ रही है, दिस इज और एरिया वेक्टर, ठीक है, इस सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पर पैरेलल है, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म आएगी, यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी वो किसके इक्वल होगी ई ए की, ठीक है। ये फर्स्ट साइड से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई जो कि इक्वल है ई ए के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई और ए के है पैरेलल, ये हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लस अब ये जो हमारे पास सेकेंड फेस है, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें दिस इज और सेकेंड फेस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगी 0 प्लस
अब ये जो थर्ड फेज है, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ जाएगी माइनस ई ए। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस ई ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये फोर्थ फेज देखें, ये हमारा थर्ड हो गया था। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया था। अब उसके बाद ये हमारे जो नीचे वाला फोर्थ फेस, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके लिए देखें तो इसमें आपका एरिया वेक्टर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, ये आपका एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या परपेंडिकुलर, तो यहाँ से भी आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगी, जीरो। लाइकवाइज जो रिमेनिंग टू फेसेस है वहां से भी आपकी जो फ्लक्स है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये दोनों के opposite in sign, ठीक है, equal in magnitude and opposite in sign, so they will get cancel। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is held in place by a string on a frictionless plane inclined at angle theta, see figure 3। This is or figure 3। okay, द टेंशन टी एंड एक्सेलरेशन ए व्हेन द स्ट्रिंग इज कट आर गिवन एज। अब उन्होंने कहा है कि जब की जो स्ट्रिंग है, अभी तो ये स्ट्रिंग जो है इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, लेकिन जब हम इस स्ट्रिंग को इस कट कर देते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान मजीद कोई कांटेक्ट नहीं रहता, तो फिर आपने बताना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जब आपने स्ट्रिंग कट कर दी, ठीक है, तो अब टेंशन तो आपके पास जीरो होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। ठीक है, टेंशन तो आपको पता चल गया जीरो है, क्योंकि आपने जैसी स्ट्रिंग कट की तो फिर टेंशन तो नहीं रही ना। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्स जो है, अब यहाँ पर आप देखें इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, दैट इज एम जी। अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, ठीक है, तो ये इसका कॉस कम, दिस इज थीटा। ओके, तो ये जो है ये इसका हमारे पास आ जाएगा कॉस कंपोनेंट। ठीक है, और ये इसका हमारे पास आ जाएगा ये वाला, दिस इज और साइन कंपोनेंट। ठीक है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, अभी जो ब्लॉक है इस पे नॉर्मल फोर्स भी एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेन है ये इस पे नॉर्मल फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, ये तो बैलेंस हो जाएगी ड्यू टू द कॉस कंपोनेंट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ब्लॉक आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो आपके पास जो फोर्स है इस डायरेक्शन में दैट इज एम जी साइन थीटा, यानी इस फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से आपका जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन इज जस्ट बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एम एम गेट्स कैंसिल, तो यहाँ से जो आपके पास ए है वो इक्वल आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा के। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बना है दैट इज ऑप्शन स्ट्रिंग इज कट। तो अगर जब स्ट्रिंग कट नहीं है तो उस वक्त आपके पास टेंशन की तो ये वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बट योर एक्सेलरेशन वुड बी जीरो, क्योंकि आप देखें इस फिगर से अगर तो स्ट्रिंग कट नहीं है, ठीक है, तो टेंशन आपके पास ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में आप देखें कि आपका जो टेंशन है वो इसको बैलेंस करे। ठीक है, और जो आपकी नॉर्मल फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो इस केस में तो फिर आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे होगी। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो फिर इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी जीरो। तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन उस तरह से नहीं गिवन। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरह से लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बीड स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अराउंड अ लूप, द लूप सी फिगर 4, दिस इज और फिगर 4 जिसको अब हम कंसिडर करेंगे। The bead is released from rest at a height h is equal to 3.50 r, यानी ये जो आपकी हाइट है h, this is basically 3.50 r and here the bead is at rest।
ओके, द स्पीड ऑफ बीट एट पॉइंट ए इज, हमने स्पीड फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी, ठीक है। यानी आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, दिस इज और एमसीक्यू नंबर 22। तो मैं इसको है ना फिगर के साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब हम लोग लिखते हैं कि फाइनल टोटल एनर्जी, तो फाइनल टोटल एनर्जी पहले हम इनिशियल लिख लेते हैं, चलो। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब जो हमारे पास पार्टिकल है वो हमारे पास स्टार्ट में इस पॉइंट पे है, यानी कि हाइट एज पे है, तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो होगी, क्योंकि हमें पता है कि टॉप पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बी जीरो, ठीक है, यानी कि हाइट एज पे, सही है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे वो हमारी क्या होगी, एम जी एच, ठीक है। और एच की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3.5 आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 3 है, ओके, इज इक्वल टू अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फाइनल उन्होंने हमसे इस पॉइंट पे पूछा है कि आपने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज दोनों होगी, ये बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके पास दोनों होगी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है। प्लस अगर वो आपसे बॉटम का कहते हैं ना यहाँ पर, यानी अगर वो इस पॉइंट पे आपसे कहते हैं कि बताएं स्पीड की वैल्यू, तो फिर इस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होती है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे आपसे पूछा जाए तो फिर उस केस में आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन चूंकि हमसे पॉइंट ए पे पूछा गया है तो इस पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आप कैसे लिखेंगे, एम जी एच, ठीक है। तो अब एज, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है 2r के, ठीक है। अब वो कैसे कि आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास रेडियस बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल है आर के, ठीक है। लाइक वाइज यहाँ से यहाँ तक ये भी आपके पास इक्वल है, ये वाली ये भी आपके पास इक्वल है आर के, तो आर प्लस आर 2r, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो आपके पास इक्वल है 2r के, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करें 2r, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो v है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3gr के, तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। रेसिपी नंबर 23 है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m under a force given by a potential which depends only on y and z but not on x. The Lagrangian of the particle can be written as this one, then which of the following will remain conserved, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो डिपेंडेंस है वो जस्ट y और z पे है, ठीक है, x पर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये एक ट्रिक की तरह आप याद रख लें, ठीक है, कि जिस पे डिपेंडेंस नहीं है वो आपकी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर x पे डिपेंडेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है अलोंग x एक्सिस, यानी जो पी एक्स है वो आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये कंजर्व कैसे रहेगा वो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से पी एक्स फाइंड कर, अब यहाँ से अगर आप मोमेंटम फाइंड करते हैं अलोंग पी एक्स, ठीक है, तो उसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स के लिए तो एक्स डॉट, ठीक है।
ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लैग्रांजियन आपको गिवन है, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो पी एक्स है वो इक्वल आ जाएगा एम एक्स डॉट के, ठीक है। आप ये जो एम एक्स डॉट है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वल टू एम वी, क्योंकि एक्स डॉट आपके पास बेसिकली क्या होता है, डी एक्स वो डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है। तो कंजर्व के लिए क्या होता है कि आप इस पी एक्स का, जिसकी वैल्यू आपके पास आ गई है एम वी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी पार्शियल पी एक्स ओवर पार्शियल टी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जीरो के, ठीक है। जीरो के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए। Next MCQ number 24. A boy and his cat sit on a seesaw. The cat has a mass of 4 kilogram and sits 2 meter from the center of rotation. If the boy has a mass of 40 kilogram, where should he sit so that the seesaw will balance? ठीक है। अब यहाँ the seesaw will balance means ये आपके पास equilibrium में है seesaw, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ना सॉल्व करते हैं। ये आपके पास बेसिकली टॉर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक है, तो सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो आपके पास अगर हम पहले जो कैट है उसके लिए अगर हम टॉर्क लिखें तो वो हमारे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है जनरल, दैट इज आर एफ, ठीक है। और ये जो आर है ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर, ठीक है। और ये जो एफ है दिस इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमें मास गिवन है तो इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ एम जी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कैट के लिए लिखें तो वो हमारे पास उसके लिए मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या है, 2 मीटर, ठीक है। और जो हमारे पास मैस है दैट इज 4, और जी हमारे पास क्या है 9.8। ये हमने टॉर्क लिखी है कैट के लिए। लाइकवाइज अब हम लिखेंगे बॉय के लिए, ठीक है। माइनस बॉय के लिए अब हमारे पास, अब इसके लिए तो हमने मूवमेंट आर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम आर एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, विच वी हैव टू फाइंड आउट। और एम इसके लिए क्या है 40, और जी की वैल्यू है आपके पास 9.8 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें जनरली हमने ये इक्वेशन यूज किया, समेशन टॉर्क इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, क्योंकि सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इज इक्वल टू है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तो मींस क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 0.20 मीटर। Next MCQ number 25. A particle of mass 0.1 kg is veiled at the end of a string in a vertical circle of radius 1 meter at a constant speed of 5 meter per second. The tension in the string at the highest point of its path is, assume G is equal to 10. अगर आपको याद हो तो जो मेरी लास्ट वीडियोस है जिनमें हमने प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए थे तो उनमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था, वो क्या कि उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जस्ट आपने टेंशन का एक्सप्रेशन डिराइव करना है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन भी हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पहले हम वही टेंशन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। दिस इज और एमसीक्यू नंबर 25 एंड दिस इज और लास्ट एमसीक्यू, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी, ओके। अब इसमें ये आपके पास एक
हम सर्कल है, ठीक है, and here the particle is tied with the end of a string. This is the particle, ठीक है, जिसका मास है आपके पास 0.1 kg। ओके, अच्छा, अब आप देखिए उन्होंने हमसे पूछा है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब टेंशन हम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे पास अब ये आपके पास टेंशन भी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो पार्टिकल है इसका वेट भी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये अब चूंकि सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करने के लिए हमारे पास जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जिसको मैं यहाँ एफ सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन हमारे पास आएगी, दैट इज टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है, मास हमें गिवन है, यस, मास हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है, स्पीड भी हमें गिवन है, और रेडियस भी हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, दैट इज ऑप्शन ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, आज हमने एक और पेपर कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फॉल 2018 का जो पेपर है, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, ठीक है, और उससे बाद फिर वो पेपर अभी हमारा रहता है, वो इनकम्प्लीट हुआ था, ठीक है। उसके हमने जस्ट फर्स्ट 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे होपफुली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अब हम उसी पेपर से रेलिवेंट मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए मेरे समझाने के बाद भी, तो आप लास्ट में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा करें, ठीक है। और अगर मेरा कोई आंसर आपको लगे कि दिस इज़ रॉन्ग, ये, तो आप लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि ये ऑप्शन, कि इसका हमारा ये आंसर बन रहा है, ठीक है ना, इस एमसीक्यू का। और इवन कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप इनको खुद सॉल्व करें, तो आप उनको खुद सॉल्व किया करें, ठीक है। और अगर जो आंसर मैंने आपको बताया हो कि दिस इज अ करेक्ट आंसर, अगर वो आपका नहीं आ रहा है, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर आपका नहीं आ रहा, ठीक है, ताकि फिर हम उस पर डिस्कशन करें। ओके,